हेलो बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। कहते हैं कि थर्मोडायनामिक्स बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे और इसे समझेंगे तो हमें लगेगा यार ये टॉपिक भी आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम की तरह कितना आसान है। देखते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, थर्मो प्लस डायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। तो जब हम किसी रिएक्शन में मोशन ऑफ हीट पढ़ते हैं या हीट इन मोशन पढ़ते हैं, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब हीट बाहर जा रही है या हीट अंदर आ रही है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? थर्मोडायनामिक्स। So thermodynamics, thermo means heat and dynamics means motion, is the branch of science which deal with the study of the different form of energy and the quantitative relationship between them. The complete study of thermodynamics is based upon three generalizations called first law of thermodynamics, second law of thermodynamics and third law of thermodynamics. Now, we have to study some basic terms related with thermodynamics, and those basic terms are system, surrounding and boundary. System, surrounding and boundary. A specific part of universe which is under observation is called system. पूरे यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सिस्टम। और उस हिस्से को छोड़कर, मीन्स एक्सेप्ट सिस्टम, द कंप्लीट यूनिवर्स इज सराउंडिंग। मीन्स घर के जिस कमरे में बैठकर आप पढ़ रहे हैं वो कमरा हो गया सिस्टम, और उस कमरे को छोड़कर बाकी पूरा घर क्या हो गया? सराउंडिंग। And the remaining portion of the universe which is not the part of system is known as surrounding. अब सिस्टम और सराउंडिंग को जो इमेजिनरी लाइन सेपरेट करती है, जो हाइपोथेटिकल लाइन सेपरेट करती है, दैट इज नोन एज बाउंड्री। उसे हम क्या नाम देते हैं? बाउंड्री नाम देते हैं। The system and the surrounding are separated by real or imaginary boundaries. The boundary also define the limit of the system. The system and the surrounding can interact across the boundary. System and surrounding can interact across the boundary means what? कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का, एनर्जी का, मैटर का, मतलब मास का एक्सचेंज होता रहता है, और इस इंटरचेंज और इस एक्सचेंज के आधार पर हम सिस्टम को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे ये हमने बताया, दिस इज द सिस्टम जो वेसल के अंदर है, वेसल के बाहर जो है दैट इज सराउंडिंग, एंड दिस इज द बाउंड्री जो वॉल है किसकी? कंटेनर की, जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इंटरचेंज होता है वो इंटरचेंज होता है एनर्जी का, हीट का, मैटर का, वर्क का। इस आधार पर जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हम सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? आंसर है सर 3 भागों में डिवाइड करते हैं, और वो 3 भाग क्या हैं? ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। Isolated system. This type of system has no interaction with its surrounding. The boundary is sealed and insulated. Neither matter nor energy can be exchanged with the surrounding. A substance containing in ideal thermos flask is an example of isolated system. Isolated system मतलब close packed system. Insulated system जिसमें मैं ना तो हीट का एक्सचेंज कर सकता हूं, ना ही मैटर का एक्सचेंज कर सकता हूं, मतलब ना तो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी, ना ही मैटर अंदर या बाहर आएगा। जो अंदर चला गया वो अंदर ही रहेगा। इंसुलेटेड सिस्टम हो गया, क्लोज पैक सिस्टम हो गया। एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मेरे पास एक थर्मस फ्लास्क है और उसमें मैं गर्म चाय, गर्म दूध या गर्म कॉफ़ी भर देता हूं, तो मैं देखता हूं कि वो गर्म ही रहता है, वो गर्म ही रहता है आइडियली। और एल्स आपको पता है कि देयर इज़ नथिंग लाइक आइडियल। कुछ समय के बाद उस थर्मस में भी वो गर्म चीज़ जो है वो ठंडी होने
लगती है। लेकिन हम जब भी बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की तो हम उसे आइडियल मानते हुए करते हैं और हम बोलते हैं कि वो इंसुलेटेड है, मतलब ना तो हीट का एक्सचेंज होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ना ही मास यानी कि मैटर का इंटरेक्शन होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। Closed system. This type of system can exchange energy in the form of heat, work or radiation, but not matter. तो जब भी मैं क्लोज सिस्टम की बात करता हूं तो क्लोज सिस्टम में हीट का, एनर्जी का, वर्क का तो ट्रांसफरेंस हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन मैटर का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। देयर विल बी नो इंटरेक्शन ऑफ मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन अ क्लोज्ड सिस्टम। एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं आपसे कहूंगा प्रेशर कुकर। जब आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो आप देखते हैं कि जो मैटर है जिसको आप कुक करना चाहते हैं, जिस सब्सटेंस को आप पकाना चाहते हैं, वो तो उसके अंदर ही है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट का एक्सचेंज है, दैट विल कुक दैट सब्सटेंस जो आप पकाना चाहते हैं। मतलब प्रेशर कुकर इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम। For example, liquid in contact with vapor in a sealed tube form a closed system. Another example of closed system is pressure cooker. ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में हीट का तो एक्सचेंज होगा ही, एनर्जी का तो एक्सचेंज होगा ही, वर्क का तो एक्सचेंज होगा ही बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, लेकिन साथ साथ मास मीन्स मैटर का भी इंटरेक्शन होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। Matter as well as energy with its surrounding, the boundary is not sealed and not insulated. Sodium reacting with water in an open beaker is an example of open system. ये हमने इसे डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास किया है। देखिए ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों का ही क्या हो रहा है, ट्रांसफरेंस हो रहा है। क्लोज सिस्टम में मैटर का देखिए कोई ट्रांसफरेंस नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफरेंस हो रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम में आप देख रहे हैं ना तो मैटर का कोई ट्रांसफर हो रहा है, ना ही एनर्जी का कोई ट्रांसफर हो रहा है। चलिए अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मैंने हालांकि पीएच में आपके साथ एक बार डिस्कस किया था, लेकिन मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करता हूं। Intensive properties are those which do not depend on the quantity of the substance. Intensive property वो होती हैं जो substance की quantity पर depend नहीं करती हैं। या और सरल सीधे शब्दों में बात करूं तो intensive properties वो होती हैं जिन्हें ना तो हम जोड़ सकते हैं, ना ही हम घटा सकते हैं। ना तो जिन्हें सीधे सीधे जोड़ा जा सकता है, ना ही जिन्हें सीधे सीधे घटाया जा सकता है, आर नोन एज इंटेंसिव वेरिएबल्स। या और सरल सीधे शब्दों में बात करूं तो एक स्टेटमेंट में कह देता हूं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं विच आर नॉन एडिटिव, जिन्हें फिर से वही सीधे सीधे जोड़ नहीं सकते हैं, सीधे सीधे घटा नहीं सकते हैं। The property which do not depend on the quantity of the matter present in the system or size of the system are called intensive properties. Pressure, temperature, density, specific heat, surface tension, refractive index, viscosity, melting point, boiling point, volume per mole, concentration, etc. are the example of intensive properties. देखें ज़रा, मैं आपसे अगर बात करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ग्लास का एक छोटा सा पीस है, उस ग्लास के पीस का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अगर उसी ग्लास का कोई बड़ा पीस ले लूंगा तब भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही होगा जो उस छोटे पीस का था, मींस क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मैं आपसे बात करता हूं विस्कोसिटी की। किसी लिक्विड के 1 ड्रॉप की जो विस्कोसिटी होगी वही उस लिक्विड के 1 लीटर की भी विस्कोसिटी होगी, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मैं आपसे डेंसिटी की बात करता हूं, 1 ड्रॉप वाटर का डेंसिटी भी 1 ग्राम पर मिलीलीटर और 1 लीटर वाटर का डेंसिटी भी 1 ग्राम पर मिलीलीटर। मैं आपसे बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं, 1 लीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस और 100 लीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं, जो इंटेंसिव वेरिएबल्स हैं, ये क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब वॉट एवर द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, देयर वैल्यू रिमेन्स फिक्स। उनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है। हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है। अब जरा समझिएगा, मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूं? कॉन्सेंट्रेशन की। मैंने आपसे कहा कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। मोलैरिटी और नॉर्मलिटी का केस ले लेते हैं। मैं आपसे मोलैरिटी का केस लेता हूं।
जब मैं आपसे मोलैरिटी की बात करता हूं तो मैं कहता हूं इट इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, number of moles of solute present in per liter of solution. Means what? Suppose we have 10 molar HCl and we have 20 molar HCl. 10 molar HCl and 20 molar HCl. 10 molar HCl means what? 10 moles of HCl present in 1 liter of solution. 20 मोलर HCl का मतलब क्या? 20 मोल्स ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब मुझे ये तो पता चल गया कि 10 मोलर HCl में मेरे पास 10 मोल्स हैं 1 लीटर में, मेरे पास 20 मोलर HCl में 20 मोल्स हैं 1 लीटर में। अब मैंने क्या किया, इन दोनों सोल्यूशंस को मिला दिया। जब मैंने इन दोनों सॉल्यूशंस को मिला दिया और मैं आपसे कहूं कि बताओ भैया जो मिक्सचर बन रहा है, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन रहा है, उसकी मोलैरिटी क्या होगी, तो मैं सीधा सीधा बेटे इसे जोड़ नहीं सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी वो 30 मोलर होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जब आप दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं तो आपके पास जो टोटल मोल्स हैं, टोटल मोल्स आपके पास हो गए 30 और टोटल वॉल्यूम जो हो गया आपके पास, टोटल वॉल्यूम आपके पास हो गया 2 लीटर्स। तो जो नई मोलैरिटी आएगी यानी कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी आएगी वो आएगी टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 30 अपॉन टोटल वॉल्यूम दैट इज 2 दैट इज 15 मोलर। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि आपने कॉन्सेंट्रेशन को यानी कि मोलैरिटी को डायरेक्टली सम नहीं किया, यानी कि ये एक नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ये क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसके अलावा बेटे pH इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल। बेटे ई सेल यानी कि EM ऑफ द सेल यानी कि सेल पोटेंशियल इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम में हमसे एज इट इज पूछे जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा केस इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और इनमें से कौन सा केस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें ध्यान रखना है जिन्हें हम सीधे सीधे जोड़ ना पाएं, जिन्हें हम सीधे सीधे घटा ना पाएं, जो क्वांटिटी पर डिपेंड ना करें, वो क्या है, वो हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स वो प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस की क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, वो प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस की क्वांटिटी पर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। और सरल सीधे शब्दों में बात करूं तो दे आर एडिटिव क्वांटिटीज, मींस इन्हें हम सीधे सीधे जोड़ भी सकते हैं और इन्हें हम सीधे सीधे घटा भी सकते हैं। देखें, the properties whose magnitude depend upon the quantity of the substance present in the system are called extensive properties। देखें जरा एग्जाम्पल, टोटल मास को मैं जोड़ भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं। सपोज मेरे पास 1 किलो चीनी है, मैं मार्केट से 2 किलो चीनी और लाया, मैंने दोनों को मिला दिया। अब मैंने आपसे पूछा बताओ टोटल चीनी कितनी है, तो आप सीधे बोलोगे 1 kg + 2 kg इज इक्वल टू 3 kg ऑफ चीनी। इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम भी एडिटिव क्वांटिटी है। 1 लीटर ऑफ वाटर व्हेन एडेड विद 2 लीटर ऑफ वाटर देन इट बिकम्स 3 लीटर ऑफ वाटर। एंथैल्पी, एंट्रोपी एक्सेट्रा आर द वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दीज प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। समझिएगा, सपोज मेरे पास कोई रिएक्शन है A plus B which gives us C plus D and for example delta H यानी कि एंथैल्पी, डेल्टा H मतलब एंथैल्पी चेंज, इसके लिए है x किलो जूल पर मोल। बहुत ध्यान से समझना ये। और इसके लिए जो डेल्टा S है यानी कि एंट्रोपी चेंज है वो है y जूल पर केल्विन। इसके लिए जो इंटरनल एनर्जी है सपोज वो है डेल्टा E यानी कि Z किलो जूल पर मोल। मैंने बोला कि एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन के लिए मेरे पास एंथैल्पी चेंज है x किलो जूल, एंट्रोपी चेंज है y जूल पर केल्विन और इंटरनल एनर्जी चेंज है z किलो जूल पर मोल। अब मान लो इस रिएक्शन में मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2a + 2b
गिव्स अस व्हाट 2C प्लस 2D। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि यार सर क्वांटिटी तो चेंज हो गई है भाई, पहले 1 मोल रिएक्शन कर रहे थे, अब 2 मोल्स रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसके लिए जो डेल्टा एच हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 2x किलो जूल, क्योंकि आपने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से। डेल्टा एस जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 2y जूल पर केल्विन, क्यों, क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है। और इंटरनल एनर्जी चेंज जो हो जाएगा बेटे वो हो जाएगा 2z किलो जूल पर मोल, क्यों, फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि आपने रिएक्शन में क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है। मतलब क्वांटिटी बदली, इनकी वैल्यूज भी बदल गई उसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। अगर मान लो मैं इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता या 2 से डिवाइड कर देता, तो इट बिकम्स 1/2a प्लस 1/2b गिव्स अस 1/2c प्लस 1/2d। डेल्टा एच बिकम्स, यहां हो जाता x/2 किलो जूल, डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी चेंज यहां हो जाता y/2 जूल पर केल्विन, डेल्टा ई यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज यहां हो जाता z/2 किलो जूल, z/2 किलो जूल। तो आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे, दिस इज इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा ई, दिस इज एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच, एंड दिस इज एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस। आर द वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जैसा मैंने बोला कि ये एडिटिव है, मतलब अगर मैं इन रिएक्शंस को जोड़ता हूं तो इनके डेल्टा एच के वैल्यूज का भी सम होगा, इनके डेल्टा एस के वैल्यूज का भी सम होगा, इनके डेल्टा ई के वैल्यूज का भी सम होगा। यही हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को भी ले सकते हैं, डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। This is also an example of extensive variable, means they can be directly added or subtracted. अब बड़ी मजेदार बात है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमसे क्या कह रहा है, अगर किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मैं पर मोल में या पर ग्राम में एक्सप्रेस करता हूं, सपोज मेरे पास कोई एक्सटेंसिव वेरिएबल है, सपोज डेल्टा एच है। अब डेल्टा एच तो किलो जूल है, लेकिन अगर मैं कहता हूं किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, तो वही डेल्टा एच क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास स्पेसिफिक हीट है पर ग्राम, वो क्या हो जाएगा, वो एक्सटेंसिव हो जाएगा। मतलब अगर आप यूनिट के साथ पर मोल या पर ग्राम देखते हो तो वो एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या हो जाएगा, वो एक्सटेंसिव वेरिएबल इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मास एंड वॉल्यूम आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम पर यूनिट मास रेस्पेक्टिवली, आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो हमेशा जो बात याद रखनी है ना, वो बात ये याद रखनी है कि अगर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स के साथ पर मोल या पर ग्राम लगा हुआ है, पर मोल या पर ग्राम लगा हुआ है, तो वो एक्सटेंसिव वेरिएबल एक्चुअली किसकी तरह बिहेव करेगा, इंटेंसिव वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली, हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट स्पेसिफिक हीट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव वेरिएबल है, क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन स्पेसिफिक हीट क्या है, इंटेंसिव वेरिएबल है, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। इसी में मैं एक चीज आपके साथ और डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव वेरिएबल। डेफिनेटली बोथ मस्ट बी डिफरेंट, अलग अलग होने चाहिए, दोनों एक्सटेंसिव वेरिएबल सेम नहीं होने चाहिए। इज ऑलवेज एन इंटेंसिव वेरिएबल। मैंने आपसे कहा कि दो अलग अलग एक्सटेंसिव वेरिएबल्स का रेशो, दो अलग अलग एक्सटेंसिव वेरिएबल्स का रेशो क्या बन जाता है, इंटेंसिव वेरिएबल बन जाता है। सर कैसे, बताना पड़ेगा सर, तभी तो हम समझ पाएंगे। मैं कहूँगा निश्चित रूप से, देखें जरा, मास
मास क्या है? मास सर एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम क्या है? सर वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है। तो मास अपॉन वॉल्यूम मतलब रेशो ले लिया, मास अपॉन वॉल्यूम तो डेंसिटी होता है भैया। और डेंसिटी क्या है? हाँ सर, डेंसिटी तो इंटेंसिव वेरिएबल है। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इंटेंसिव वेरिएबल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मोल्स। मोल्स क्या हैं? सर एक्सटेंसिव वेरिएबल हैं, क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं सर मोल्स। वॉल्यूम क्या है? सर वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव वेरिएबल है, क्वांटिटी पर डिपेंड करता है सर। तो बेटा मोल अपॉन वॉल्यूम अगर मैं करता हूं तो इसे हम कहते हैं मोलैरिटी। और मैं आपसे कहूंगा बेटे मोलैरिटी क्या है, तो आप कहोगे हाँ सर ये तो इंटेंसिव वेरिएबल है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया कि दो डिफरेंट एक्सटेंसिव वेरिएबल्स का रेशो हमेशा इंटेंसिव वेरिएबल होगा। दो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स का रेशो हमेशा क्या होगा? इंटेंसिव वेरिएबल होगा। स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स, या इन्हें हम स्टेट फंक्शंस भी कहते हैं। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक्स में ही चल रहा है अभी, सारा बेसिक्स में चल रहा है। The change in the state properties depend only upon the initial and final state of the system, but it is independent of the manner in which the change has been brought about. In other words, the state property do not depend upon the path followed. समझते हैं। State property मतलब state function। स्टेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? स्टेट फंक्शन। सर स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? अभी यहां लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा ईज कर देते हैं समझने में। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो किसी प्रोसेस के इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करते हैं। मतलब इन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि प्रोसेस आपने कहां से शुरू किया और प्रोसेस आपने कहां पर खत्म किया। Whatever the path you follow or whatever the change has made during the process doesn't affect them. जो भी उस प्रोसेस को अटेन करने के लिए आप काम कर रहे हो, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। जो भी चेंज उस प्रोसेस को अटेन करने के दौरान किए गए, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। ये तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बोला भैया तुमने क्या किया है इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचे हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचे हो, उस दौरान क्या चेंज हुआ है, मतलब इनिशियल कहां से किया था तुमने, इनिशिएट कहां पर किया और फिनिश कहां पर किया। जैसे मेरे पास कोई प्रोसेस है ए गिव्स अस बी, मतलब मुझे ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है। तो ए से बी मैं ऐसे चला गया, ए से बी मैं ऐसे चला गया, ए से बी मैं ऐसे चला गया, ए से बी मैं ऐसे चला गया। कैसे भी ए से बी जाऊं, मुझे तो सिर्फ ए से बी तक पहुंचना है। इस दौरान मैंने क्या क्या किया, इस दौरान मैंने क्या क्या किया, इस बात से कोई मतलब नहीं है। ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं, ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। देखिए लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड द स्टेट प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। आपने क्या रास्ता चुना इस बात से मतलब नहीं है, प्रारंभ कहां से किया और अंत कहां पर किया इस बात से मतलब है। Following are the state function. They are commonly used to describe the state of a function. Pressure P, it is a state function. Temperature T is a state function. Volume V is a state function. अब आप समझें, हमने बोला कि स्टेट फंक्शंस वो हैं विच आर कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट, जो किसी सब्सटेंस के स्टेट को डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो बेटा प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये तीन तो वो हैं ही जिसकी मदद से मैं बता पाऊंगा कि सब्सटेंस किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है,
लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है। इनके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं कहूंगा इंटरनल एनर्जी, मैं आपसे कहूंगा एंथैल्पी, मैं आपसे कहूंगा एंट्रोपी, मैं आपसे कहूंगा फ्री एनर्जी। अब जरा फिर से समझें, इंटरनल एनर्जी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बेटा जो बात ध्यान रखने वाली है वो बात क्या है, स्टेट फंक्शन इज द चेंज मतलब मैं इसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी कहूंगा तब भी बात वही है, लेकिन मुझे इसे किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, डेल्टा ई से, एंड इट इज E2 माइनस E1। 2 इज द फाइनल पॉइंट एंड 1 इज द इनिशियल पॉइंट। एंथैल्पी है तो मैं इसे एंथैल्पी चेंज भी कह सकता हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा एच, एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, H2 माइनस H1। एंट्रोपी चेंज डेल्टा S इज इक्वल टू एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G, मतलब क्या, G फाइनल माइनस G इनिशियल। हमेशा जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं हम क्या बोलते हैं ना, चेंज, क्या बोलते हैं ना, चेंज बोलते हैं। तो हमेशा इनका चेंज ही कैलकुलेट किया जाता है। वी कांट कैलकुलेट एनी स्टेट फंक्शन इंडिविजुअली, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स चेंज, हमें उसका चेंज कैलकुलेट करना होता है। मतलब अगर आपसे कहा जा रहा है कि इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करो, तो एक्चुअली यू आर कैलकुलेटिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर मैं आपसे कहूं कि एंथैल्पी कैलकुलेट करो, तो एक्चुअली यू आर कैलकुलेटिंग एंथैल्पी चेंज। मैं आपसे कहता हूं गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करो, तो यू आर कैलकुलेटिंग गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। मैं आपसे कहता हूं एंट्रोपी कैलकुलेट करो, तो यू आर कैलकुलेटिंग एंट्रोपी चेंज। नंबर ऑफ मोल्स, तो बच्चों अब हम बात करेंगे किसकी, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। When a thermodynamic system changes from one state to another, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहा हूं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैं किसी प्रोसेस को भेज रहा हूं, किसी सिस्टम को भेज रहा हूं, तो इस दौरान जो काम मैंने किया, इस प्रोसेस के दौरान जो मैंने काम किया, उसे मैं क्या नाम देता हूं, उसे मैं नाम देता हूं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। When a thermodynamic system changes from one state to another, the operation is called a process. The various type of processes are: number 1, isothermal process. Isothermal process समझना बेटा, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। नाम से चीजों को पहचानना सीखते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जिसमें पूरे ऑपरेशन के दौरान टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या, वो प्रोसेस जिनमें पूरे ऑपरेशन के दौरान, कंप्लीट ऑपरेशन के दौरान देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर, सच प्रोसेस आर नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। देखें, the process is termed isothermal if temperature remains fixed or constant, that is operation is done at constant temperature. For isothermal process, change in temperature is 0. dt is equal to 0. या मैं यहां पर एक और चीज लिखूंगा, in isothermal process for an ideal gas, in isothermal process for an ideal gas, the change in internal energy delta E is 0.
मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान अगर आइडियल गैस मेरे पास है तो डेल्टा टी तो जीरो होगा ही किसी भी प्रोसेस में, चूंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। लेकिन आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, जीरो होती है। आप बोलोगे सर क्यों जीरो होती है, आप बोलोगे सर क्यों जीरो होती है, तो बेटा फॉर आइडियल गैस आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और हम सभी जानते हैं कि आइडियल गैसेस के लिए काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मींस फॉर आइडियल गैस काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। आइडियल गैसेस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी है केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन। मतलब अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा, और काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली आइडियल गैसेस के लिए क्या है, इंटरनल एनर्जी। इसलिए मैंने कहा कि इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये कई बार हमसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहीं लगे हाथों में आपको एक और चीज बता देता हूं। हमने यहां पर अभी जो चर्चा की थी, वो चर्चा की थी हमने स्टेट फंक्शन की ना, इसी के साथ होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शंस वो होते हैं विच डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड ड्यूरिंग द प्रोसेस। प्रोसेस के दौरान आपने जो चेंज किए हैं, जो रास्ता आप अपनाया है, उस पर ये डिपेंड करते हैं। इसके दो ही एग्जाम्पल्स हमारे पास होते हैं बेटा, हीट एंड वर्क। हीट रिप्रेजेंटेड बाय Q एंड वर्क रिप्रेजेंटेड बाय W, represented by W. This is the most important thing. अब जो हमारा दूसरा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है बेटे, इसका नाम है एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या नाम है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम बोलते हैं कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस हमें किस में देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है इंसुलेटेड वेसल में। इंसुलेटेड वेसल में मतलब जिसमें हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हम देखते हैं द प्रोसेस इज कैरिड आउट अंडर सच कंडीशन दैट नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। द प्रोसेस इज टर्म्ड एज एडियाबेटिक। प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, प्रोसेस को एडियाबेटिक नाम देते हैं। कब, व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज इन हीट। हमेशा याद रखिएगा द सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड और इंसुलेटेड। Q इज इक्वल टू जीरो, नॉट डी क्यू। कभी भी याद रखिएगा जितने भी पाथ फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन के साथ हम चेंज यूज नहीं कर सकते। पाथ फंक्शन के साथ वी कांट यूज चेंज, डिफरेंस नहीं निकालते हैं उनका। इसलिए मैंने सीधा सीधा से लिखा है Q इज इक्वल टू जीरो। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसो आपको बताया था मींस सेम, एंड बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। मीन्स वो प्रोसेस जिनमें पूरे ऑपरेशन के दौरान, वो प्रोसेस जिनमें पूरे ऑपरेशन के दौरान प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता है, देयर विल बी नो चेंज इन प्रेशर, देन द प्रोसेस इज टर्म्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस। द प्रोसेस इज नोन एज आइसोबारिक इन विच द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द चेंज, दैट इज डेल्टा P और dP इज इक्वल टू जीरो।
dp लिखा हुआ है या डेल्टा p लिखा हुआ है, दोनों ही बातें सेम है, ये दोनों ही चेंज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो देयर विल बी नो चेंज इन प्रेशर, दैट इज dp इज इक्वल टू 0 और d डेल्टा p इज इक्वल टू 0। ये प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ है। पूरे थर्मोडायनामिक्स में आपको पीवी ग्राफ देखने को मिलेगा, जिससे हम लोग वर्क भी कैलकुलेट करेंगे और उससे क्वेश्चंस बड़े प्यारे बनते हैं। प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो जब मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं बेटे, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ये बता रही है कि टेम्परेचर चाहे वॉल्यूम चाहे कितना भी हो, वॉल्यूम चाहे कितना भी हो भैया, प्रेशर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो हमें क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। और जब मैं आपसे आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करता हूं तो मुझे ये ग्राफ्स देखने को मिलते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल, दिस इज द ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक एंड दिस इज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब क्या है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक का मतलब क्या, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसो मीन्स सेम और कोरिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम। कोरिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द प्रोसेस इज टर्म्ड एज आइसोकोरिक इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द चेंज। पूरे प्रोसेस के दौरान, पूरे ऑपरेशन के दौरान वॉल्यूम में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो प्रोसेस इज टर्म्ड एज आइसोकोरिक। dv इज इक्वल टू 0 या डेल्टा v इज इक्वल टू 0। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। साइक्लिक प्रोसेस व्हेन अ सिस्टम अंडरगो अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस एंड फाइनली रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। मतलब जहां से शुरू किया था अगर वहीं पर खत्म हो रहा है प्रोसेस, जहां से शुरू किया था प्रोसेस अगर वहीं पर खत्म हो रहा है, जहां से शुरू किया था प्रोसेस अगर वहीं पर खत्म हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। उन्होंने बोला साइक्लिक प्रोसेस के लिए DE यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 और DH यानी कि चेंज इन एंथैल्पी 0। लेकिन मैं यहाँ एक चीज और ऐड कर देता हूँ और ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। आपको याद होगा हमने भी स्टेट फंक्शन की बात की थी और हमने बोला था स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो किसी भी प्रोसेस के इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। मतलब आपने कहां से शुरू किया और कहां पर खत्म किया। तो इन साइक्लिक प्रोसेस all state function becomes 0। सारे के सारे स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, 0 होते हैं। सारे के सारे स्टेट फंक्शन 0 होते हैं। मतलब डेल्टा E तो 0 यहां पर लिखा है, डेल्टा H इज इक्वल टू 0 यहां लिखा है। एंट्रोपी चेंज भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एज ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन। मीन सिर्फ डेल्टा E और डेल्टा H ही 0 नहीं है, एंट्रोपी चेंज और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी 0 हैं, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है कि साइक्लिक प्रोसेस में सभी स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, 0 होते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे मैंने आपको बताया था डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा H is equal to H2 minus H1 that is final minus initial. Delta S is equal to S2 minus S1 that is final minus initial. And delta G is equal to G2 minus G1 that is final minus initial. और मैं साइक्लिक प्रोसेस में क्या कह रहा हूँ, साइक्लिक प्रोसेस में कह रहा हूँ कि भैया जहां से शुरू किया था वहीं पर खत्म किया। मतलब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम है, और जब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, 0। क्या हो जाएंगे, 0। क्या हो जाएंगे, 0। क्या हो जाएंगे, 0। इसलिए हमने कहा कि साइक्लिक प्रोसेस में सभी स्टेट फंक्शंस 0 होते हैं। सभी स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, 0 होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस आपको पता है, जब ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स दोनों सेम हो जाए, ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स दोनों क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, दोनों क्या हो जाएं, सेम हो जाएं,
तब हम कहेंगे प्रोसेस रिवर्सिबल है। प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है। देखते हैं, अ प्रोसेस विच अकर इनफाइनाइटेसिमली स्लोली, ये प्रोसेस बहुत स्लो होते हैं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिवर्सिबल प्रोसेस आर वेरी स्लो, या opposing force is infinitesimally smaller than the driving force, and when infinitesimally increase in the opposing force can reverse the process is said to be the reversible process। सरल सीधे शब्दों में लिख देता हूं, ड्राइविंग फोर्स is equal to opposing force। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। याद रखना, ये प्रोसेस क्या होते हैं? बहुत स्लो होते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस, सीधी सरल शब्दों में, ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन एनी, ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन ऑपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स क्या होते हैं? ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होते हैं और ऑपोजिंग फोर्स कम होते हैं। अमाउंट ऑफ एंट्रोपी इंक्रीजेज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये बात ध्यान रखनी होगी। इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा बढ़ती है, हमेशा बढ़ती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। स्पॉन्टेनियस इन नेचर का मतलब क्या है? मतलब वो अपने आप होते हैं, इन्हें करने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। इन्हें करने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ब खुद हो जाते हैं। और खुद ब खुद हो जाते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं जो अपने आप होते हैं वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। वो कौन से प्रोसेस हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नदी का बहना, तो नदी हम नहीं बहा रहे हैं, वो अपने आप बह रही है। क्या है? नेचुरल प्रोसेस, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बॉल ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, या मैं कह दूं पेड़ से कोई फल नीचे गिरा, तो पेड़ से फल का नीचे गिरना इज द नेचुरल प्रोसेस, इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आपने नहीं तोड़ा, वो पक्के अपने आप गिर गया। डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें एक ही चीज हमारे काम की है, देखते हैं क्या वो हमारे सामने आती है। देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने लिखा है इट इज एन आइडियल प्रोसेस एंड टेक इनफाइनाइट टाइम, इसका मतलब वेरी स्लो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड टेक्स इनफाइनाइट टाइम, मतलब एक निश्चित समय में पूरी हो जाती है। ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन द ऑपोजिंग फोर्स and the driving force is much greater than the opposing force। infinitesimally greater मतलब लगभग बराबर की बात कर रहा है। लगभग किसकी बात कर रहा है? बराबर की बात कर रहा है। यहाँ ड्राइविंग फोर्स क्या है? is greater than opposing force। it is an equilibrium at all stages। जबकि यहाँ पर हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम हमें इनिशियल और फाइनल स्टेज में ही मिलता है। जो मैंने आपसे कहा था, मुद्दे की बात, काम की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क आपको मिलता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है। वी विल ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल में भी काम मिलेगा, उसमें भी मुझे वर्क मिलेगा, लेकिन वो वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस में ऑब्टेन वर्क से छोटा होगा, कम होगा। तो देख लीजिए, ऑब्टेन वर्क इज नॉट मैक्सिमम, रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रियलाइज इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में नहीं होती हैं ये चीज़ें। इट कैन बी परफॉर्म्ड इन प्रैक्टिस, मतलब इसे हम जनरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मैंने बेसिक टर्म्स आपके साथ फॉलो किए, और भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं, लेकिन समय है कि पहले कुछ क्वेश्चंस देख लिए जाएं। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, अरे वाह सर, ये तो आपने अभी बताया था कि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है सर केवल। फॉर एन आइडियल गैस इट्स इंटरनल एनर्जी इज कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किसका फंक्शन है? काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है।
तो बेटा आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होगी? सर आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होगी। चलिए मेरे पास क्या है, मेरे पास है एनी सीरीज ऑफ ऑपरेशन सो कैरिड आउट दैट एट द एंड द सिस्टम इज बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। हम कोई सा भी ऑपरेशन कर रहे हैं, किसी भी प्रोसेस के दौरान हम देख रहे हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जहां से शुरू किया था वहीं पर खत्म हो गया। बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। तो प्रोसेस क्या है, कौन सा प्रोसेस है जो वापस अपने ही पास लौट कर आता है? सर ये तो साइक्लिक प्रोसेस हो गया। दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस सर। The total internal energy change for a reversible isothermal cycle। देखो internal energy change isothermal cycle कहाँ है भैया, ऐसे कैसे? internal energy change isothermal cycle, internal energy change isothermal cycle। सर अभी अभी तो बताया था आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। फिर से बोल रहा हूं, आपको मैंने लिखवाया है, अभी समझाया है कि जब भी मैं आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी की बात करूंगा तो ये केवल काइनेटिक एनर्जी है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में वो किसके बराबर होती है? जीरो के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। A well stoppered thermos flask contains some ice cubes. This is an example of thermos flask। थर्मस फ्लास्क जल्दी से बताना बच्चों, मैंने किसका एग्जाम्पल लिया था? इंसुलेटेड सिस्टम, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम। किसका एग्जाम्पल है? आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। चलो वो हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इंटेंसिव क्वांटिटीज जो हैं वो चेक करनी है। हमें पता है इंटेंसिव क्या होती हैं। इंटेंसिव क्वांटिटीज वो होती हैं, इंटेंसिव वेरिएबल्स वो होते हैं जो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं, जो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं। हाँ सर ये बात बताइए, मतलब जो नॉन एडिटिव होते हैं, मतलब जिन्हें सीधे सीधे जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है भैया, देखें एंथैल्पी। सर आपने बताया था कि एंथैल्पी तो क्या है? एक्सटेंसिव वेरिएबल है। हमने देखो रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया था तो एंथैल्पी में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। हमने 2 से डिवाइड किया था तो एंथैल्पी में भी 2 से डिवाइड हो गया। मतलब ये तो एडिटिव है, क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर नॉन एडिटिव है, मतलब ये इंटेंसिव है और ये एक्सटेंसिव है, जबकि मुझे तो पेयर देखना है, मतलब ये गलत हो गया। वॉल्यूम, अरे सर ये तो एडिटिव है, क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, ये तो एक्सटेंसिव हो गया। लेकिन टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इंटेंसिव है, मतलब इसमें भी एक वेरिएबल एक्सटेंसिव है और एक इंटेंसिव है। ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें तो दोनों इंटेंसिव देखने हैं। एंथैल्पी सर अभी अभी बताया एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम सर अभी अभी बताया एक्सटेंसिव है, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। अब देखें टेम्परेचर, सर टेम्परेचर तो इंटेंसिव है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंटेंसिव है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया डी। फिर से देखें, इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज। आइसोकोरिक प्रोसेस में इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगा? बेटा यहां पर एक्चुअली हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना होता है, जो आपने पढ़ रखा है। मैं यहां पर उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूं और वहां पर भी हम इसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और जो वर्क हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। मतलब जो वर्क डन है उसे मैं लिख सकता हूं पी डेल्टा वी।
या मैं उसे लिख सकता हूं डेल्टा पीवी। तो अभी मैंने लिख दिया डेल्टा ई इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। आपको केवल यही बात याद रखनी है कि वर्क डन इज वॉट, वर्क डन इज पी डेल्टा वी। बाकी फर्स्ट लॉ तो आपको पता है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अब चूंकि प्रोसेस क्या है, चूंकि प्रोसेस है आइसोकोरिक, चूंकि प्रोसेस है आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक है तो क्या होगा, डेल्टा वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है आइसोकोरिक में देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम, जीरो हो जाएगी। तो डेल्टा ई किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा ई आ जाएगा क्यू के बराबर, प्लस क्यू के बराबर। प्लस क्यू मतलब हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, इज इक्वल टू द हीट एब्सॉर्ब्ड। इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, क्लियर ना हो पा रहा हो, लेकिन जैसे ही हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्लियर कर लेंगे ये क्वेश्चन आपको और क्लियर हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, भैया पता है इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन होता है, मतलब इसमें हमें हमेशा इसका चेंज कैलकुलेट करना होता है। The intensive property among these quantities are, intensive property, एंथैल्पी एक्सटेंसिव है, क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, मास एक्सटेंसिव है, क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। अरे ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है मास अपॉन वॉल्यूम, मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी गिव्स अस व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है इंटेंसिव वेरिएबल। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है इंटेंसिव वेरिएबल। तो हमारा आंसर हो गया बी। In thermodynamics, which one of the following is not an intensive property? Pressure intensive है, density intensive है, temperature intensive है, volume extensive है। तो देखो अभी हमने जो बेसिक टर्म्स पढ़े ना बेटा, आप देख रहे हो कि उन बेसिक टर्म्स से कितने सारे और कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस जो हैं वो बन रहे हैं। Which of the following is not a state function? आपको अभी अभी बताया था इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, वर्क क्या है, वर्क इज पाथ फंक्शन, जो प्रोसेस के दौरान किए गए चेंजेस पर डिपेंड करता है। तो वर्क इज व्हाट, वर्क इज पाथ फंक्शन, एंड इट इज द आंसर।